तो हेलो व्यूअर्स, हमारे एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है वो होने वाली है मॉडर्न इंडिया से, यानी कि आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो वहां हम एक संस्था, एक पार्टी को हम जरूर पढ़ते हैं और वहां से परीक्षाओं में प्रश्न बनते ही हैं, और जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आज हम उसी के संस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जो अधिवेशन कहां पर हुए, किसने अध्यक्षता की, और उसकी जो प्रमुख बातें थी, जो प्रमुख जो तथ्य, प्रमुख जो बातें थी कि किस सम्मेलन में किस बारे में किस पर चर्चा की गई, तो उन सब को हम एक नोट्स के रूप में देखेंगे। जो हम पढ़ते हैं 1885 से लेकर के 1947 तक, जब हमारा देश आजाद हुआ, तब तक ये संस्था इसी तरह से अपने अधिवेशन करती रही। तो 1885 में इसकी स्थापना होती है। खैर, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे जो आने वाली हर एक वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज का सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके अधिवेशन। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम स्थापना की बात करें, जो एक प्रथम सम्मेलन के रूप में होता है, तो 28 दिसंबर 1885 को ये पहला सम्मेलन होता है। और इसके जो संस्थापक हैं एलन ऑक्टेवियो ह्यूम, जो एक स्कॉटलैंड के निवासी थे। और ये आप देख सकते हैं, जो पहली पिक है, पहली जो इमेज फोटो लगी है, ये A.O. ह्यूम भी हम ये शॉर्ट में बोलते हैं, A.O. ह्यूम, ठीक। और इसकी जो पहला ये अधिवेशन होता है, जिसकी स्थापना होती है, ये होती है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में, ठीक है। तो याद रखेंगे हम जहां पर ये स्थापना होती है जगह, तो जगह का जो नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है मुंबई में। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे, इस जो प्रथम पहला जो सम्मेलन हुआ था, पहला जो अधिवेशन हुआ था, तो इसके जो अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। और उनकी पिक्चर आप देख सकते हैं, ये पिक्चर जो है ये व्योमेश चंद्र बनर्जी की है। और पूछा जाता है कि उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन, ठीक है। लॉर्ड डफरिन जो था वो वायसराय था जब कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे देखें तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका जो नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ, याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय संघ से इसका नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था पहले। तो 72 जो मेंबर्स थे, जो प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने इसमें भाग लिया। और यह अधिवेशन सबसे पहले कहाँ, पुणे में होने वाला था, लेकिन वहां अकाल पड़ गया और अकाल के कारण इसको पुणे से उठा करके मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका जो पहला अधिवेशन था वो होता है, और यहीं पर इसकी स्थापना होती है। तो स्थापना देखी हमने 4-5, ये जो स्थापना से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं इसको सबको हमें याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। 28 दिसंबर 1885 को
स्थापना होती है। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक हैं। लॉर्ड डफरिन पहले वायसराय थे उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई। और ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहला अधिवेशन होता है या इसकी स्थापना होती है। और व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसके अध्यक्ष बने थे और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमको याद रखने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा अधिवेशन जो कलकत्ता में होता है, जगह का नाम याद रखेंगे, कलकत्ता में होता है। और 1886 में यह अधिवेशन होता है। जैसे 85 में फर्स्ट होता है तो सेकंड जो होगा वो 86 में होगा, क्योंकि वार्षिक अधिवेशन थे, ये हर साल होते थे। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो दादा भाई नौरोजी बने थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ये दादा भाई नौरोजी की फोटो है, देख लेंगे। तीसरा जो अधिवेशन होता है वो 1887 में मद्रास में होता है। और इसके जो अध्यक्ष थे बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कौन थे? ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं, ये तैयब जी हैं। ठीक है, तो ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। और कांग्रेसी बनों का नारा इसी अधिवेशन में दिया गया था। जो तीसरा अधिवेशन होता है मद्रास में, यहीं पर कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया। पहला अधिवेशन, ये एक बात और याद रखनी यहाँ पर, ये पहला अधिवेशन था जिसमें तमिल भाषा में भाषण हुआ था। जो स्पीच हुआ था वो तमिल भाषा में हुआ था। तो ये पहला एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें तमिल भाषा का प्रयोग किया गया था स्पीच के लिए, भाषण के लिए। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में होता है और 1888 में इसका ये वर्ष है। और जॉर्ज यूले इसकी अध्यक्षता करेंगे, जॉर्ज यूले। और ये कौन है? ये प्रथम यूरोपीय हैं जो इसकी अध्यक्षता करने वाले होते हैं कांग्रेस के। और यहीं पर लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस को कहा क्या यह जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। वहीं विपिन चंद्र पाल ने जो कहा कांग्रेस को एक याचना संस्था कहा। और अश्विनी कुमार दत्त ने इसे कहा 3 दिन का तमाशा। पूछा जाता कि कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा किसने कहा, तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा। और विपिन चंद्र पाल ने इसको एक याचना संस्था कहा था इसी अधिवेशन के समय पर, जब ये चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में होता है। ठीक है, ये जॉर्ज यूले की फोटो है, देख लेंगे। ये जॉर्ज यूले हैं जो पहले यूरोपीय थे जिन्होंने कांग्रेस के किसी एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पांचवा जो अधिवेशन है ये मुंबई में होता है फिर से, और 1889 का वर्ष है। अध्यक्ष जो होते हैं इसके विलियम वेडरबर्न होते हैं। ठीक है, विलियम वेडरबर्न जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसकी जो मुख्य बात है वो है कि इसमें 21 वर्षीय मताधिकार को पारित किया गया था। 21 वर्षीय मताधिकार इसमें पारित किया गया था 5वें अधिवेशन में। नेक्स्ट छठा अधिवेशन, जगह कलकत्ता, वर्ष 1890 में। और फिरोज शाह मेहता इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, फिरोज शाह मेहता इसकी अध्यक्षता करते हैं। और ये इसी अधिवेशन की एक प्रमुख बात थी कि पहली महिला स्नातक, ठीक है, फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली, ठीक है, कादम्बिनी गांगुली ने इसमें हिस्सा लिया था छठे अधिवेशन में। ठीक है, तो ये इसकी महत्वपूर्ण बातें यहाँ से जो हम नेक्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं ये हमें जरूर याद रखने हैं, क्योंकि प्रश्न जो बनेगा वो यहीं से बनता है, या उसकी अध्यक्षता किसने की थी यहाँ से बनेगा। और मोस्टली जो हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं अलग से, उनमें से ये प्रश्न बनते हैं कि जो पहली महिला स्नातक जो कादम्बिनी गांगुली थी उसने वह ने जो हिस्सा लिया वो किस अधिवेशन में लिया, कहाँ के अधिवेशन में लिया। ऑप्शन दे देंगे, कलकत्ता, दिल्ली, मेरठ या फिर बम्बई। तो सही आंसर कलकत्ता होगा। कलकत्ता में 1890 का अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह पूछा था कि हिस्सा लिया कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो फिरोज शाह मेहता ने। चलिए देखिए नौवां अधिवेशन। अब देखिए छठे के बाद हम डायरेक्टली नौवे पर आते हैं, क्योंकि हम जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है केवल उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो नौवां अधिवेशन जो लाहौर में संपन्न होता है 1893 में। ठीक है,
और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो फिर से दादा भाई नौरोजी करते हैं आकर के। और इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने की मांग की गई थी। ठीक है, भारत में करवाने की मांग की गई थी। जो सिविल सेवा परीक्षा थी वो सबसे पहले कहाँ इंग्लैंड में होती थी, लेकिन उसको ब्रिटेन में, तो उसको भारत में कराने की भी मांग की गई थी कि अभी सिविल सेवा परीक्षा को भारत में भी कराया जाए। तो 9वें अधिवेशन हुआ था लाहौर में, यहाँ पर इसकी मांग की गई थी। अध्यक्षता कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी। 12वां अधिवेशन कलकत्ता में होता है और 1896 में होता है। और रहीमतुल्लाह सियानी जो हैं ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। रहीमतुल्लाह सियानी जी हैं ये। और यहाँ की जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम यहाँ पर पहली बार गाया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो ये रचित है। ये 1896 का जो अधिवेशन होता है कलकत्ता में, वहीं पर इसका गायन होता है पहली बार। और दादा भाई नौरोजी ने धन बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। तो ये भी दोनों जो फैक्ट हैं, ये दोनों फैक्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, दोनों फैक्ट हमें याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। 21वां अधिवेशन होता है और 21वां अधिवेशन वाराणसी में हुआ। ठीक है, वाराणसी में और 1905 में हुआ। और ये देख रहे हैं, ये जो फोटो है गोपाल कृष्ण गोखले हैं और ये इसकी अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। एक चीज याद रखेंगे, जो तिलक हैं बाल गंगाधर तिलक, ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो इनमें से कौन व्यक्ति है जो कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने हैं? तो गोपाल कृष्ण बाल गंगाधर तिलक हैं जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है, देखिए स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही और यह बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। क्या? स्वदेशी आंदोलन। जानते हैं 1905 में जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन ने भंग किया, बंगाल का विभाजन किया और उसी को समर्थन देने की बात भी स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात की गई 21वें अधिवेशन में जो वाराणसी में होता है 1905 में। चलिए नेक्स्ट है 22वां अधिवेशन। 22वां अधिवेशन महत्वपूर्ण है, 1906 में होता है और कलकत्ता जगह में होता है, कलकत्ता में होता है। और दादा भाई नौरोजी इसमें की अध्यक्षता करते हैं। और यही अधिवेशन है जहां पर गर्म दल और नरम दल में फूट पैदा होनी शुरू हो जाती है। और आगे चल करके 1907 में जब सूरत में अधिवेशन होता है तो वहां जाकर के ये जो गर्म दल है और नरम दल है ये अलग अलग हो जाते हैं। देखिए 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में नरम दल और गर्म दल में काफी मतभेद था। जहां गर्म दल जो बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहता था, वहीं उदारवादी इसका विरोध कर रहे थे। और इस स्थिति में उदारवादियों ने दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड से वापस बुलाया और इस अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया। ठीक है, जो उदारवादी लोग थे, इन्होंने जो दादा भाई नौरोजी थे इंग्लैंड में थे, तो इंग्लैंड से इन्हें वापस बुलाया और आकर के इन्होंने फिर कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो कलकत्ता अधिवेशन था। तो यहीं से गर्म दल और नरम दल के बीच में फूट पैदा हो गई। और 1907 में जो हम आगे पढ़ेंगे 23वां अधिवेशन होता है सूरत में 1907 में। और इस अध्यक्षता जो करते हैं वो रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये रास बिहारी घोष हैं। तो कांग्रेस का नरम दल और गर्म दल में विभाजन होता है और स्वराज की प्राप्ति के लिए आंदोलन एवं अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नरम दल और गर्म दल में दोनों में काफी मतभेद होता है। उग्रवादियों ने सूरत कांग्रेस का अध्यक्ष पहले लोकमान्य तिलक को, ठीक है, लोकमान्य तिलक को बना को और बाद में लाला लाजपत राय देखिए एक सेकंड जरा, तो लोकमान्य तिलक को और बाद में लाला लाजपत राय को बनाना चाहा, लेकिन जो उदारवादी दल ने
रास बिहारी घोष को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया और इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस जो थी वो दो भागों में विभाजित हो गई, एक गर्म दल में और एक नरम दल में। ठीक है, तो यही है कांग्रेस, इनकी सूरत फूट के नाम से भी इसे जाना जाता है, सूरत फूट। तो 1907 में नरम दल और गर्म दल अलग अलग हो गए थे और अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। चलिए नेक्स्ट, देखिए 23वां अधिवेशन, इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सूरत विभाजन के बाद गर्म दल का नेतृत्व जो किया था वो तिलक, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्रपाल, जिन्हें लाल, बाल और पाल से संबोधित किया जाता है। और नरम दल के जो नेता थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, तो ये 23वां अधिवेशन वही इसी के बारे में है। चलिए 26वां अधिवेशन है जो कलकत्ता में संपन्न हुआ और 1911 में इसकी वर्ष है। अध्यक्षता कर रहे थे विशन नारायण धर। ठीक है, वीएन धर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और यही 1911 का जो अधिवेशन है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि 27 दिसंबर 1911 को इसका आयोजन किया गया था और भारत का जो राष्ट्रीय गान है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है, सबसे पहले इसे यहीं पर गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। और कलकत्ता में ही 1896 में राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है हमने उसका गान किया था। और राष्ट्रीय गान जन गण और मन को पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में इसका गाया गया था। ठीक, चलिए 26वां अधिवेशन के बाद आगे बढ़ेंगे हम। 31वां अधिवेशन है और 31वां अधिवेशन जो हुआ था लखनऊ में 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और ये 1916 में का जो अधिवेशन है इसी में जो गर्म दल है और नरम दल है इन दोनों के बीच में समझौता हो गया, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं इसे। और यहीं पर आकर के दोनों में समझौता हो गया और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी वो तिलक और एनी बेसेंट की रही थी। ठीक है, तिलक और एनी बेसेंट की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इन दोनों को समझौता कराने में। तिलक और जिन्ना के सहयोग से कांग्रेस और लीग के बीच भी समझौता हुआ। ठीक है, कांग्रेस और लीग के बीच समझौता तिलक और जिन्ना के सहयोग से। और यहीं पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है और इसे लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए नेक्स्ट, 32वां अधिवेशन कलकत्ता में होता है और 1917 में। ठीक है, 1917 में। और अध्यक्षता करती हैं एनी बेसेंट, ये एनी बेसेंट है और अध्यक्षता करती हैं। और ये पहली, अगर ये पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो एनी बेसेंट बनी 1917 के अधिवेशन में कलकत्ता का। या ये पूछा जाए कि पहली विदेशी महिला अध्यक्ष, तो ये भी एनी बेसेंट है। ठीक, तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट बनता है कि पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पर पहली महिला पूछा है, भारतीय नहीं पूछा कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है। तो पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू बनी थी कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, जो 1925 में 1925 में हुआ था। तो वो पहली महिला भारतीय थी, पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग है, दोनों कथनों को हमें अलग अलग पढ़ना है, दोनों बातों को हम अलग अलग तरीके से देखना है। 34वां अधिवेशन अमृतसर में होता है और 1919 में हुआ। मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं और यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ और उसी समय जब उसी वर्ष 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन भी होता है, तो इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई और खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का भी निर्णय लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां अधिवेशन जो नागपुर में हुआ 1920 में। ठीक है, वीर राघवाचारी इसकी अध्यक्षता करते हैं और यहीं पर चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा और पहली बार
भाषीय आधार पर प्रांतों में विभाजन की बात कही गई। दो फैक्ट है यहाँ पर। और सबसे पहला है, चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था 35वें अधिवेशन में, जो नागपुर में होता है 1920 में। अध्यक्षता कर रहे हैं वीर राघवाचारी। और पहली बार भाषा के आधार पर प्रांतों में विभाजन की बात भी यहीं पर कही गई थी। चलिए 35वीं के बाद में उसी वर्ष जो 1920 का जो एक अधिवेशन होता है, तो उसी वर्ष एक अधिवेशन फिर होता है जो कलकत्ता का में होता है, जो इसे कलकत्ता का विशेष अधिवेशन से संबोधित करते हैं 1920 में। ठीक है, वैसे तो नागपुर में हुआ था, लेकिन उसी वर्ष 1920 में भी एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। और अध्यक्ष जो बनता की थी वो लाला लाजपत राय ने की थी इसमें। और गांधी जी ने यहाँ पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का, ठीक है, ये हमने पीछे की स्लाइड में पढ़ा भी कि चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। लेकिन 1920 में जब गांधी जी ने भी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था 1920 में कलकत्ता में जो होता है विशेष अधिवेशन, लेकिन चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। लेकिन बाद में यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया था। ठीक है, परंतु यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया था। तो एक विशेष अधिवेशन था जो हुआ था पहले, लेकिन फिर से बुलाया गया 1920 में। चलिए 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ 1922 में, और चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, और यही इसी समय स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1923 ईस्वी में। ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। और 1923 में होने वाले जो चुनाव थे उनमें भागीदारी की बात की गई थी, यानी कि जो विधान परिषद चुनाव होने वाले थे उनमें भाग लेने की, भागीदारी की इस बात कही गई थी, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया। और इसी बात से चित्तरंजन दास ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया था अपना अध्यक्ष पद से। तो 37वां अधिवेशन गया में हुआ था 1922 में। 39वां अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। 39वां अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। और ये पहला अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे महात्मा गांधी। 1924 का अधिवेशन, ठीक है, 1924 का अधिवेशन महात्मा गांधी इसके में अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, एकमात्र अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग यहाँ पर अलग हो गए थे। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए इसी अधिवेशन के समय, इसी अधिवेशन में। चलिए 40वां अधिवेशन, ठीक है, 40वां अधिवेशन जो कानपुर में होता है और 1925 में। और सरोजिनी नायडू, ठीक है, ये सरोजिनी नायडू ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। पूछा जाता कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो एनी बेसेंट बनी थी वो किस अधिवेशन में बनी थी, कहां पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। किस वर्ष का है? 1925 का। एक 1917 पढ़ा हमने, एक हमने 1917 पढ़ा, तो वो अलग है, वहां पर एनी बेसेंट बनी है। ठीक, एक सेकंड जरा, ठीक है। तो अध्यक्ष बनते यहाँ पर सरोजिनी नायडू और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं ये। और इसी अधिवेशन में हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में इसमें प्रयोग किया गया था, हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में 1925 का अधिवेशन जो कानपुर में होता है। 44वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ और अध्यक्षता कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी में एक महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो यह है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। और इसी कारण से 26 जनवरी को ही, क्योंकि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया, तिरंगा झंडा फहराया था, ठीक है, रावी नदी के तट पर। लेकिन फिर यहीं से ये परंपरा चली आई
और 26 जनवरी को ही हमारे देश का संविधान भी लागू किया गया, क्योंकि इस दिन को वो क्या भुलाना नहीं चाहते थे, इस दिन को वो सामने लाना चाहते थे। और इसी कारण से 26 जनवरी को देश का संविधान को लागू किया गया और उसी दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं इनसे। ठीक है, तो 44वां अधिवेशन हुआ था ये लाहौर में 1929 में, जिसमें ठीक है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी इसमें पारित किया गया। और 26 जनवरी को 1930 को कहा गया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। 45वां अधिवेशन कराची में, 45वां अधिवेशन कराची में हुआ और 1931 का वर्ष है। वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। और इस अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। देखिए यहाँ पर क्या गांधी इरविन समझौता भी हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिससे कि काफी संख्या में जो लोग थे वो नाराज हो गए थे महात्मा गांधी से। कहा जाता है कि महात्मा, क्योंकि वहां पर जो बातें कही गई थी, बहुत सारी बातें कही गई थी गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, लेकिन भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव इनको भी फांसी दी गई थी 1931 में ही। तो बात ये की थी कि इनकी फांसी की बात भी सामने आए, इसके बारे में समझौता हो कि इनको फांसी ना हो, इनकी फांसी को रोक दिया जाए। लेकिन ये बात इस समझौते में नहीं हो पाई। महात्मा गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ वहां पर ये बात नहीं हो पाई। तो इससे बहुत अधिक संख्या में लोग नाराज हो गए, जो युवा थे वो सब अधिक नाराज हो गए महात्मा गांधी से। तो तभी कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं, इसी अधिवेशन में। और यही देखिए आर्थिक नीति से संबंधित एक प्रस्ताव भी इसमें रखा गया था। ठीक, और गांधी इरविन समझौता की स्वीकृति भी यहाँ पर हुई थी 45वें अधिवेशन में, जो कराची में हुआ था। देखो 49वां अधिवेशन, 49वां अधिवेशन जो लखनऊ में होता है 1936 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं और कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना होती है। और इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ। ये इसी अधिवेशन में कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1936 में। 50वां अधिवेशन जो फैजपुर में हुआ था, और ये एक ऐसा अधिवेशन था जो सर्वप्रथम सबसे पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। और ये फैजपुर एक जगह है जो बंगाल में, फैजपुर एक जगह है बंगाल में, जो 1937 में ये अधिवेशन हुआ। ठीक है, और पहली बार किसी गांव में अधिवेशन हुआ था, ये हमें याद रखना है। 51वां अधिवेशन 1938 में, और हरिपुरा जो गुजरात में है, यहाँ पर यह अधिवेशन होता है। भारत में जो सुभाष चंद्र बोस हैं इसके अध्यक्ष बनते हैं और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन की समिति का गठन किया गया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। 52वां अधिवेशन, और 52वां अधिवेशन को जो कहा जाता है त्रिपुरी संकट के नाम से इसे जाना जाता है, त्रिपुरी संकट। देखिए हुआ क्या था कि त्रिपुरी मध्य प्रदेश में एक जगह है, जबलपुर में पड़ती है, जबलपुर में। 1939 में यह अधिवेशन होता है और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन क्या हुआ था, त्रिपुरी संकट कहा गया था इसे। इसी अधिवेशन में जो महात्मा गांधी के जो प्रतिनिधि थे पट्टाभी सीतारामैया, महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया को इसका अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन उन्हें इस अध्यक्ष नहीं बनाया जाता और इस पर गांधी जी से विवाद हो गया। जब विवाद हुआ तो जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से, और बाद में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। देखिए ये पहले दोनों की पिक्चर जो फोटो है वो पहले लगी है, पहले सुभाष चंद्र बोस और दूसरे पर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इसी के बाद फिर सुभाष चंद्र बोस ने तो इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा देने के बाद में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा।
ठीक है। तो पट्टाभी सीतारामैया जो गांधी जी के प्रतिनिधि थे, उन्हें अध्यक्ष बनाने की बात कह रहे थे, लेकिन नहीं बनाया गया। गांधी से विवाद हो गया इनसे, और होने के बाद में जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। देखिए 1939 के बाद में 1940 पढ़ते हैं। 1940 से 1945 तक अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष पद पर रहे, और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे अधिक समय के लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। पूछा जाता है ये सबसे अधिक समय तक कौन अध्यक्ष पद पर रहे, तो अबुल कलाम आजाद। 1946 में मेरठ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद में जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष बनाए गए 1946 में, जो मेरठ में अधिवेशन होता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति तक कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक, तो ये हमने कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा। और अगर आप इसको वीडियो को पूरा एक बार से देखने के बाद में फिर से एक बार देखते हैं, तो श्योर है कि आपको ये सभी अधिवेशन एकदम से कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो चलिए, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे कि हमें कोई मोटिवेशन मिले और हम और नई वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं।